Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed VI Paper 1 June 2020 Internal Exam Explanation। आइए इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी पार्ट 2। अब जानते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन के आंसर, जिसका फर्स्ट दिया गया है हानि और बाधा के बीच अंतर। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं इसमें हानि, क्षति क्या होती है, कि किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करती है। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराव क्षति को दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी अनुभव के संदर्भ में भौतिक, शारीरिक रचना या मनोवैज्ञानिक रूप से किसी कार्य में कमी को क्षति कहते हैं। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी व्यक्ति के जो शारीरिक, फिजिकली और जो मेंटली रूप से किसी प्रकार की जो काम करने में रुकावट होती है तो उसको क्षति या हानि कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उसको समझते हैं। जैसे दृष्टिबाधित देखने की त्रुटि बताती है। क्षति का तात्पर्य व्यक्ति की बीमारी से न होकर एक कारक से है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है वह किस प्रकार से न देखने की वजह से किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है, तो वह उसकी क्षति या हानि कहलाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। बाधा या अक्षमता, जब किसी कार्य को करने के तरीके में सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य को करने में बाधा होती है तो उसे अक्षमता कहते हैं। अतः अर्थ अक्षमता के कारण कार्य करने के तरीके में आ रही समस्या को अक्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भी समस्या हुई है, व्यक्ति के अंदर हानि हुई है और उसकी वजह से जो काम करने में रुकावट हो रही है, उसको अक्षमता या बाधा कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, उसको समझते हैं। जब रेटिना की कमी के कारण व्यक्ति के देखने की क्षमता में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसे अक्षमता कहते हैं। इसे व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रिया बाधित होती है। अब यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति के अंदर हानि हुई थी, हानि की वजह से जो काम करने की उसकी परफॉर्मेंस है वो इफेक्टेड हो गई है, और जिसकी वजह से वह कोई भी काम करने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से जो असमर्थता उसकी बाधा को दर्शाती है, उसकी अक्षमता को दर्शाती है, और इसको यहाँ पर अक्षमता के नाम से या बाधा के नाम से जानते हैं हम यहाँ पर। ये यहाँ पर इसका डिफरेंस है जो हानि और बाधा के बीच में बताया गया था। ये यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी से क्या मतलब है, कि यहाँ पर जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसके अर्थ के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। बहुविकलांगता, बहुविकलांगता का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक विकलांगता का होना है, वह विकलांगता न तो संक्रमण है और न ही आनुवंशिक है। जिस प्रकार अन्य विकलांगता के जन्मजात जन्म के समय अथवा जन्म के बाद होते हैं, उसी प्रकार बहुविकलांगता भी होती है। कभी कभी मानसिक मंद बच्चे 15 से 20 वर्ष की अवधि में अल्प दृष्टि बाधित हो जाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो बहुविकलांगता है वह दो या दो से अधिक विकलांगताओं का एक साथ एक व्यक्ति में होने का मतलब है, और यह अन्य विकलांगताओं के जैसे ही होता है कि कुछ जो जन्मजात होते हैं और जन्म के समय और जन्म के बाद भी किसी व्यक्ति में एक से अधिक विकलांगताओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं उनमें 15 से 20 वर्ष की आयु में जो अल्प दृष्टि दोष होता है, वो लो विजन की जो समस्या वो आ जाती है। इस स्थिति में उनमें मानसिक विकलांगता ने आइए इसमें जानते हैं। आगे दिया गया है, इस स्थिति में उनमें मानसिक विकलांगता न कहकर वह विकलांगता की संज्ञान दी जाती है। इसी प्रकार दृष्टिबाधित व्यक्ति का चोट के कारण यदि कोई अंग प्रभावित हो जाता है तो उसे भी बहुविकलांगता कहते हैं। बहुविकलांगता के प्रकार अक्षमता एवं दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित श्रवण अक्षमता एवं मानसिक मंदता, दृष्टिबाधित व मानसिक मंदता
पर मस्तिष्कीय पक्षाघात एवं मानसिक मंदता, दृष्टिबाधित, श्रवण एवं अक्षमता, इन सभी से प्रभावित व्यक्ति को बहुविकलांगता के नाम से जाना जाता है। बहुविकलांगता के नाम से जाना जाता है। बहुविकलांगता किसी एक विशेष कारण से नहीं होती, बल्कि जिस प्रकार अन्य विकलांगता के अनेक कारण होते हैं तथा उनकी अनेकों स्थितियां होती हैं, उसी प्रकार बहुविकलांगता भी होती है। बहुविकलांगता से प्रभावित व्यक्ति का प्रबंधन करना अत्यंत कठिन होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बहुविकलांगता है उसके अंदर कौन कौन लोग आते हैं, जो कि दृष्टिबाधित होते हैं, दृष्टिबाधित होने के साथ साथ मानसिक रूप से मंद होते हैं, या फिर उनके अंदर परमस्तिष्कीय पक्षाघात जिसको हम सीपी बच्चे बोलते हैं वो होते हैं, या फिर एचआई के साथ वीआई, और फिर सीपी, या फिर आईडी। अनेकों प्रकार की जो समस्याएं एक बच्चे में, जो एक से अधिक प्रकार की जो समस्याएं देखने को मिलती है, तो उन बच्चे को हम मल्टीपल डिसेबिलिटी या बहुविकलांगता के नाम से जानते हैं। और इनका प्रबंधन करना भी कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक डिसेबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो जो दूसरी डिसेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, ये यहाँ पर बताया। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ADHD की क्या विशेषताएं हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं ADHD अर्थात अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या न्यूरोलॉजिकल जो इशू होता है जिसकी वजह से बच्चा इसमें इफेक्टेड होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दिमाग से संबंधित विकार है जो बच्चों और बड़ों दोनों को होता है, लेकिन बच्चों में इस रोग के होने की ज़्यादा संभावना होती है। इस बीमारी के होने पर आदमी का व्यवहार बदल जाता है और याददाश्त भी कमज़ोर होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो ADHD के जो सिम्टम हैं बड़ों में और जो छोटे बच्चे हैं उनमें सभी के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो इसका इफ़ेक्टिवनेस है, जो प्रभाव होता है, जो बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से बालक का और प्रभावित व्यक्ति का व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है, जिसका विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो याददाश्त होती है बच्चे की, जो रिमेंबर रखने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। आइए इसमें आगे जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी यानी कि ADHD का मतलब है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। माना जाता है कि कुछ रसायनों के इस्तेमाल से दिमाग की कमजोरी की वजह से ये कमियां होती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ADHD के जो सिम्टम हैं यह किसी भी वस्तु पर ध्यान न केंद्रित करने की समस्या होती है, जिसका मुख्य कारण बताया गया कि दिमाग के अंदर जो अनेकों प्रकार के रसायन होते हैं जो हमें स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, तो उनका ठीक प्रकार से कार्य न करना होता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक स्कूल के बच्चों को ADHD 4 से 12% के बीच प्रभावित करता है। यह लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज़्यादा होता है। अध्ययन के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में ADHD के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनमें और जो घर पे रहने वाले बच्चे हैं उनके अंदर जो डिफरेंस बताया गया 4 to 12% का बताया गया कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके अंदर जो इसका इफ़ेक्टिवनेस है, जो प्रभाव है, वो 4 to 12% देखने को मिलता है। और यह जो समस्या एक जेंडर के ऊपर भी इशू होता है इसके अंदर जो बताया गया लड़कों के अंदर ज़्यादा होता है, लड़कियों को अपेक्षाकृत जो ADHD के सिम्टम है वो कम होते हैं। अब इसमें आगे दिया गया है, लेकिन इस बीमारी के बढ़ने का कारण यह भी है कि इसका निदान अधिक लोगों में हो सकता है। बच्चे और बड़ों में इस रोग के लक्षण अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो इसका पिछले लास्ट ईयर्स में 20 ईयर्स का अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें इसके जो पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ी है। और इसके अंदर बताया गया कि बच्चों और बड़ों के अंदर रोग की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो भूमिका होती है वो अलग अलग होती है उनको प्रभावित करने का जो एरिया। आइए इसमें थोड़ा सा और अधिक जान लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हमें लिखने में काफ़ी हेल्प मिल सके।
क्या आपके बच्चे को एक ही जगह पर शांत बैठने या रहने में परेशानी होती है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या अगर किसी बच्चे के अंदर इस प्रकार की समस्या है तो उसको हम क्वेश्चन के रूप में स्कैनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। बच्चे को किसी काम में ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस होती है या उसके व्यवहार में असावधानी और हाइपर एक्टिविटी मौजूद होती है। यदि उसे ये सभी समस्याएं हैं और उसका दैनिक जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई प्रभावित बालक है, वह किसी भी अपनी दैनिक एक्टिविटी में जो ध्यान नहीं दे रहा है, उसको सावधानीपूर्वक नहीं कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक करा जो कि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाता है, उसके प्रभाव को दर्शाता है, तो उस बच्चे को हम ADHD के अंदर रख सकते हैं। ADHD में कई समस्याओं का समायोजन होता है, जैसे कि ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, अधिक सक्रियता और आवेगिक व्यवहार। दरअसल यह एक मानसिक समस्या है जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, लेकिन समय रहते ध्यान न देने पर यह किशोर अवस्था और वयस्कों में भी देखी जा सकती है। यह जीवन भर रह सकती है, मगर आप इस समस्या को अपने बच्चों में या खुद में भी ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार की जो समस्या होती है, मानसिक रूप से जो इफ़ेक्टेड बच्चे होते हैं, जिनके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो बच्चे इस प्रकार की समस्या से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, अगर उनको इस प्रकार का ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो भविष्य में इस प्रकार की अनेकों समस्याओं से बच्चे जूझते हैं। और इन बच्चों का जो एक मैनेजमेंट है घर पर भी किया जा सकता है, अगर पेरेंट्स से एक जो साइकोलॉजिस्ट है उससे मिले और अच्छे से थेरेपिस्ट से बात करें तो वह उनको मार्गदर्शन करेगा और गाइडेंस करेगा, ताकि ADHD से जो प्रभावित बच्चे हैं उनका हम मैनेजमेंट अच्छे से कर सके। ये यहाँ पर बताया गया है ADHD के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं, जो 4 पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। ग्रैंड मल और पेटी मल जो मिर्गी है उसके बारे में हमें डिफरेंस बताना है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया है ग्रैंड माल मिर्गी। यह मिर्गी रोग का एक गंभीर प्रकार है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें ऑरा फेज। जो ऑरा अवस्था है इसके अंदर क्या होता है इसमें जानते हैं। इस अवस्था में रोगी को यह आभास होने लगता है कि दौरा आएगा। इस चेतावनी का संकेत होते ही रोगी को कुछ असामान्य संवेदी अनुभूतियां होने लगती हैं। यह अवस्था रोगी को अपनी सुरक्षा में लेट जाने या बैठ जाने में पर्याप्त सहायक होती है। अब यहाँ पर बताया गया जो फर्स्ट टाइप दिया गया है, इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को दौरा आने की या चक्कर आने की जो समस्या होती है, जिसके अंदर व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है और वह अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेट सकता है या फिर बैठ सकता है, किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकता है। यह इसकी फर्स्ट स्टेज बताई गई है। आइए इसमें जानते हैं इसका जो सेकंड दिया गया है टॉनिक फेज, टॉनिक अवस्था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस अवस्था में रोगी को ऐंठन प्रारंभ हो जाती है। रोगी का शरीर कड़ा हो जाता है, चेतना शून्य हो जाती है, वह अचानक कहीं भी जमीन पर गिर पड़ता है। आंखें खुल जाती हैं परंतु पुतलियाँ फैल जाती हैं। यह अवस्था करीब 30 सेकंड की होती है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि इसके अंदर जो टॉनिक फेज है, इसके अंदर प्रभावित व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि उसका जो शरीर है पूर्ण रूप से अकड़ जाता है और जो उसकी चेतना, जो उसकी एक्टिविटी होती है, जो उसका कॉग्निशन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, वह 0 हो जाता है। वह अचानक ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी जो आंखें होती हैं वह संभवतः खुली रहती हैं, लेकिन उसकी जो आंखों का जो रेटिना होता है, जो पुतलियाँ होती हैं, वो फैल जाता है। यह करीब, इसका जो ड्यूरेशन दिया गया है 30 सेकंड का दिया गया है कि यह 30 सेकंड तक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया इसमें क्लॉनिक अवस्था, क्लॉनिक फेज। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस अवस्था में शरीर की मांसपेशियाँ बारी बारी से सिकुड़ती हैं तथा फैलती या खिंचती हैं। इस अवस्था में रोगी के अंगों में
बार बार झटपटाहट होती है। जबड़े कभी खुलते तो कभी बंद होते हैं। इनमें कभी कभी उसकी जीभ भी कट जाती है। अब यहाँ पर जो बताया गया है क्लॉनिक जो अवस्था होती है, इसके अंदर बताया कि जब व्यक्ति इस प्रकार की जो फेजेस में होता है तो उसका जो शरीर है वह कभी अकड़ता है और कभी सिकुड़ता है। इसके अंदर मतलब क्या होता है कि शरीर में ऐंठन सी महसूस होती है प्रभावित व्यक्ति को, और जो शरीर में झंझनाहट कपकपाहट की महसूस होती है। जैसे कि उसका अगर हम जो जबड़े की बात करते हैं तो वह कभी खुलता है और कभी बंद होता है। इस स्थिति की वजह से व्यक्ति की जो जीभ है उसके अंदर भी नुकसान या हानि हो जाती है, वह भी कई बार कट जाती है। आइए इसमें जानते हैं इसका 4 पॉइंट। कोमा अवस्था। इस अवस्था में रोगी अचेतन अवस्था में चला जाता है। अचेतन का मतलब होता है कि जहाँ पर व्यक्ति को कोई भी आभास, कोई भी प्रतिक्रिया का महसूस न होना। रोगी में चेतना कभी तो तुरंत या कभी कभी घंटों बाद आती है। चेतना आने के बाद उसे घटित घटनाएं याद नहीं होती। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कोमा का जो फेज होता है, इसके अंदर जो प्रभावित व्यक्ति है उसके अंदर क्या होता है कि उसको उसके साथ जो भी हादसा हुआ है उसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं रहता, वह सब कुछ भूल जाता है। और कभी कभार जो इस फेज में जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार तो वह कई घंटों तक अचेत अवस्था में रहता है, और कई बार वह तुरंत थोड़े बहुत टाइम के बाद, जैसे कि मिनट, 2 मिनट या 10 मिनट के बाद रिकवर हो जाता है। ये यहाँ पर इसका बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। पेटिमल दौरे। आइए इसके बारे में जानते हैं। पेटिमल एपिलेप्सी मिर्गी के इस प्रकार में चेतना पूर्ण समाप्त न होकर उसमें धुंधलापन या कमी आ जाती है। दौरे के समय व्यक्ति जो भी कार्य करता है थोड़े क्षण के लिए रोक देता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इस प्रकार की स्थिति होती है इसमें जो प्रभावित व्यक्ति है उसकी आंखों के सामने जैसे धुंधलापन या फिर छाया या फिर जो डार्कनेस है वो फील होती है, और जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा हो उसको कुछ क्षण के लिए रोक देता है। यह इसके बारे में बताया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर एटोनिक दौरे। आइए इसमें जानते हैं। इस दौरे में रोगी कुछ क्षण के लिए एक ही तरफ देखने लगता है तथा वहीं पर खड़ा या रुक जाता है, परंतु कुछ सेकंड बाद होश में आ जाता है और अपना कार्य करने लगता है। अब यहाँ पर बताया जो कि प्रभावित व्यक्ति होता है वह एकटक या फिर लगातार किसी भी स्थिति में जो खड़ा है या बैठा है उसमें रुक जाता है और कुछ सेकंड के बाद पूर्णतः होश में या फिर चेतन अवस्था में एक्टिव हो जाता है और अपना कार्य करने लगता है। यह इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें वो बताई गई है। आइए इसकी जो सेकंड स्टेज है उसके बारे में जानते हैं। अब्सेंस दौरे। इस प्रकार का दौरा इतना कम समय का होता है कि रोगी को कम ही परेशानी होती है और वह मात्र यही सोचता है कि उसका मस्तिष्क कुछ समय के लिए शून्य हो गया था। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है यह बहुत कम समय के लिए होती है, जिसके अंदर व्यक्ति को हल्का सा फील होता है कि उसके जो एक्टिविटी कर रहा था या फिर उसने जो भी फेज वह कर रहा था, जो भी टास्क कर रहा था उसमें उसने कुछ मिस कर दिया है। इस प्रकार की अनुभूति जो प्रभावित व्यक्ति है उसको होती है। ये सब के सामने जो एपिलेप्सी के जो टाइप्स बताए गए थे 2, उनके बारे में अलग से समझ लिया ताकि हम अच्छे से इनको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकें। आइए अब इसका जानते हैं। जो 5th क्वेश्चन दिया है, लो विजन और ब्लाइंडनेस में अंतर बताइए। आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि किस प्रकार से जो लो विजन है वह और एक ब्लाइंडनेस एक दूसरे से भिन्न है। आइए अब जानते हैं लो विजन। जब कोई बालक अपनी अधिगम प्रक्रिया हेतु कुछ उपकरण प्रयोग में ला सकते हैं तो उसे लो विजन कहते हैं। इन बच्चों की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती कि वह किताब पढ़ सके तथा लिख सके। यदि सफाई के साथ अक्षरों को आकार में बड़ा कर दिया जाए तो यह कुछ हद तक पढ़ सकते हैं। इनके अधिगम के लिए श्रवण उपकरण स्पर्श पर आधारित और चित्र में किताबों को प्रयोग में लिया जाता है। इन बच्चों को
विस्थापन और गति के लिए भी प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के बाद यह बालक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है, जो लो विजन है, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं यह किसी भी सहायक उपकरण जैसे कि उनको जो कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह लगाकर देखने में समर्थ उनको बना सकते हैं। कुछ हद तक यह इनकी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती कि यह किताबों के जो छोटे अक्षर होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान पढ़ता है वो पढ़ सके। जो अक्षर हैं उनकी अगर साइज को हम बड़ा कर देते हैं तो ये बच्चे उनको देखकर पढ़ सकते हैं। और इनके लिए जो विशेष प्रकार के अधिगम सामग्री वो तैयार की जाती है जो कि श्रवणता पर आधारित होती है। जो कि हम TLM की बात करते हैं वहाँ पर इनको विजुअल क्लू ज़्यादा देने की, बड़े आकार में देने की बात होती है। और इनके लिए जो ऑडिबल उपकरण होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं और इनके लिए जो टैक्टाइल चीज़ें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। और इन बच्चों में जो गति और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह बालक स्वतंत्र रूप से वातावरण में घूम सके। ये बताया गया लो विजन के लिए। आइए इसमें अब आगे जानते हैं विजुअल इम्पेयर्ड। जब कोई बालक जन्म से पूर्व या आंशिक रूप से किसी भी वस्तु को देखने में पूर्ण रूप से असमर्थ होता है तो उसे नेत्रहीन बालक कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी बालक जन्म से या जन्म के बाद किसी भी आंशिक रूप से या किसी कारण की वजह से पूर्ण रूप से किसी वस्तु को देखने में असमर्थ होता है तो उसको नेत्रहीन या विजुअल इम्पेयर्ड कहते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य विद्यालय में दृष्टि संपन्न बालकों के साथ दृश्य सामग्री के सहायता से पढ़ाना लाभदायक नहीं होता। अब यहाँ पर बताया गया कि जो VI बच्चे होते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड होते हैं, यह सामान्य स्कूलों में विद्या प्राप्त करने के योग्य नहीं होते और इसके लिए इनकी शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय का होना आवश्यक होता है। इनके अधिगम के लिए श्रवण उपकरण और स्पर्श के आधार पर तैयार की जाती है। दृष्टिहीन बालकों के लिए छड़ी प्रशिक्षण कुत्ते इन व्यक्तियों की गतिशीलता में विशेष सहायक होते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि VI जो बच्चे होते हैं उनके लिए किस प्रकार की जो हमें शिक्षा नीति है, किस प्रकार का जो हमें करिकुलम है वो तैयार करना चाहिए ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। उनके लिए जो ब्रेल है, टेक्टाइल है, स्पर्श पर आधारित है, ऑडिबल जो मटेरियल है वो हम यूज़ करके उनको शिक्षा दे सकते हैं। और विशेष विद्यालय की ज़रूरत होती है जहाँ पर ये बच्चे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया कि इस प्रकार के जो दृष्टिहीन बालक हैं उनके लिए जो छड़ी और जो ट्रेंड डॉग्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि ये बच्चे वातावरण में क्रिया कर सके और घूम फिर सके। ये उनके हेल्प के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ पर हम समझना चाहे जो LV होता है, लो विजन होता है, इसके अंदर व्यक्ति को कुछ हद तक दिखाई देता है, जैसे कि उसको कुछ भी चीज़ें होती हैं जो विजन्स होता है वह उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता लेकिन वह उस चीज़ का परसेप्शन लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है और उसका मॉडिफिकेशन करने के बाद वह उसको स्पष्ट भी देख सकता है। लेकिन VI में क्या होता है, जो विजुअल इम्पेयर्ड होता है वह 0 होता है, उसके अंदर चाहे कोई भी हम मॉडिफिकेशन कर ले, कोई भी उसको ऐड यूज़ करा ले, वह उसको देखने के कैपेबल नहीं बना सकता। ये यहाँ पर इसका जो हम ऑप्शन है समझ सकते हैं।